नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और आपका स्वागत है लर्न पैटर्न एंड अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गार्डन स्प्रिंकलर होज, जो एक केस स्टडी है जो पूछी जाती है पेपर 2 में इंडियन पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन में। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के पेपर में। उसके बारे में ये पार्ट 2 है, तो अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा है, पार्ट 1 पहले देख लीजिए, बाद में पार्ट 2 देखिए। चलिए, आपने पार्ट 1 देख लिया है तो उसके बारे में पहले रिवाइज करते हैं कि हम ये स्पेसिफिकेशन पढ़ रहे हैं तभी हमारे दिमाग में क्या क्या होना चाहिए। हमारे दिमाग में होना चाहिए कि ड्राफ्टिंग के जो 9 पॉइंट्स है ना मेन, वो क्या क्या है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है टाइटल, सेकंड पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट, जो हमने कवर कर लिया था फर्स्ट वाले पार्ट में। अब चलिए बात करते हैं और सारे पॉइंट्स के बारे में। एक होता है टाइटल, दूसरा होता है फील्ड ऑफ इन्वेंशन, जो बताता है कि ये इन्वेंशन किसको रिलेट कर रहा है। तीसरा होता है बैकग्राउंड, जो बताता है कि इससे पहले जो आ चुके हैं ना सॉल्यूशन, जो ये इन्वेंशन सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, उससे कैसे वो डिसएडवांटेजियस है पहले वाले इन्वेंशन। तो डिसएडवांटेज ऑफ द प्रायर आर्ट वो बैकग्राउंड में बताया जाता है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव, इस इन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर पांचवी चीज आती है समरी। समरी जनरली हम क्लेम्स से ही लिखते हैं, क्लेम्स को ही अगर हम पैराग्राफ के फॉर्म्स में लिखें ना तो उसको समरी कहा जाएगा। फिर आता है सिक्स, जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, जहां पर हमें फिगर को बताना है, फिगर के सिर्फ नाम लिखना है, टाइटल लिखना है। फिर आता है डिटेल डिस्क्रिप्शन, 7 नंबर, जिसमें हमें बताना होता है क्या, पूरा डिस्क्रिप्शन कि फिगर में हर एक चीज किस तरीके से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। फिर आता है 8 नंबर, वहां पर आता है क्लेम्स, एंड लास्ट में आता है एब्स्ट्रैक्ट। तो ये 9 पार्ट से बनता है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। इसको हम पढ़ेंगे, पार्ट 2 को हम पढ़ेंगे, जो अभी स्लाइड पे हम उसको पढ़ेंगे और साथ साथ में उससे ग्लिम्स लेंगे कि इससे कौन सा आंसर, हमारे ये 9 पॉइंट में से कौन सा आंसर आ रहा है। तो बार बार हमें यही सोचते रहना है पेपर नंबर 2 में कि जो लिखा है उसमें से क्या आ रहा है, ये 9 चीजों में से क्या आ रहा है, और हमें वो चीज मार्क कर देनी है। अगर हम इतना कर पाए तो हमें आराम से 30 और 20 50 मार्क मिल जाएंगे, और बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा 50 मार्क का ये। और ये वीडियो देखने के बाद आपको मैं श्योरिटी दे रहा हूं कि आपको ये ग्लिम्स हो जाएगा, यानी ये पूरा जो केस स्टडी के सारे पार्ट्स आप पढ़ेंगे ना, ये पार्ट 2 है, फिर पार्ट 3 आएगा, एंड अगेन एंड अगेन। तो उसके साथ आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि जो पेपर 2 है ना वो इजीएस्ट पेपर है पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन में। पेपर 1 थोड़ा सा हार्ड है, उसके लिए ज्यादा मेहनत प्रिपरेशन लगती है। पेपर 2 के लिए ज्यादा प्रिपरेशन नहीं लगती है, बस हमें सही चीजें पता होनी चाहिए सही टाइम पे। लास्ट पार्ट 1 में मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, 2 एक ऐसी टिप्स बताई थी जो आपको करनी है। नंबर 1, पेपर 1 खत्म होने के बाद पेपर 1 पे डिस्कशन नहीं करना है। नंबर 2, जब भी आप ऐसी केस स्टडी सोल्व कर रहे हैं ना, तो मैंने जैसे ऊपर फिगर लगाई है वैसे ही आपको अपनी सप्लीमेंट्री में, अपनी आंसर सीट में रफ वर्क की जगह पर पहले फिगर बना लेनी है बिना नंबर के। ये आपको मदद करेगा जो चीजें लिखी है उसको समझने के लिए। ज्यादातर लोग इसको समझ ही नहीं पाते, इसीलिए इससे डरते हैं, और कुछ नहीं होता है। तो पहले पार्ट में हमने देखा था कि यहां पर लिखा हुआ था कि ये जो तीनों वॉल्स है ना, ये नंबर 1 वॉल, ये नंबर 2 वॉल एंड ये नंबर 3 वॉल, ये तीनों वॉल है। उसमें से एक वॉल जो है वो फ्लेक्सिबल है, उस पे एपर्चर दिया गया है, यानी ये वॉल पे जो ये तीसरे नंबर की है वो एपर्चर दिया गया है, वहां पर होल्स प्रोवाइड किए गए हैं। और वाटर प्रेशर आता है अंदर, ज्यादा प्रेशर आता है तो ज्यादा दूर तक पानी बाहर जाता है, और कम प्रेशर आता है तो कम दूर देरी तक पानी जाता है। अब देखते हैं, चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसी पैराग्राफ को आगे बढ़ाते हैं। फिर लिखा है, दिस इन्वेंशन परमिट्स either of the imperforate film relatively thick walls to serve as a base on which the host may rest। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, this invention permits either of the imperforate film और relatively thick walls। अब यहां पर ये जो दोनों वॉल्स है ना, ये वाली वॉल्स और ये वाली वॉल्स, वो दोनों थिक वॉल्स है। तो इन दोनों को, या फिर ये जो इम्परफोरेट है, जहां पर छिद्र नहीं बने हुए हैं, वो वाली जो दोनों थिक होस है, वो एक बेस प्रोवाइड करती है जहां पर होस रेस्ट कर सकता है, यानी बैठ सकता है। तो हमें जो भी कॉर्नर पे लगाना है, ये दीवार है, सपोज समझ लीजिए दीवार है, और यहां पर हमारी जमीन है, जहां पर यानी लोन है, गार्डन है, वहां पर हमें पानी डालना है।
तो ये कॉर्नर पे इस होस को हम लगा सकते हैं। ओके, while the flexible wall respond to water pressure in the hose by curving, ये जो फ्लेक्सिबल वॉल है वो कर्व्ड होती है और वहां से पानी बाहर आता है, कर्विंग आउटवर्डली, causing the water stream to flow in predetermined direction and to cover lawn and garden areas to selected extent। यहां से हमें पता चलता है कि किस डायरेक्शन में पानी को बाहर निकलना है और साथ साथ में कितनी दूरी तय करनी है, इतनी दूरी तय करनी है या इतनी दूरी तय करनी है। चलिए मैं यहां पर पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 लिख देता हूं, आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि पॉइंट नंबर 1 में वाटर प्रेशर ज्यादा होगा या 2 में ज्यादा होगा। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड तक दे ही दूंगा। द होस, यहां से अभी मैं पढ़ रहा हूं, दी होस may be placed adjacent a wall or sidewalk edge। ये यहां पर साइडवॉक एज है, ये साइडवॉक एज है, यहां पर इसको होस को रखा जाता है। with its flexible wall passing away from the wall or walk edge। ये जो फ्लेक्सिबल वॉल है ना वो इन दोनों थिक एज से दूर होती है और वहां से अलग होती है। टू डिलीवर वाटर विदाउट वेस्ट टू कवर एन एरिया ऑफ सिलेक्टेड विथ, यानी अगर हमने इस जो फ्लेक्सिबल वॉल है इसको इस जगह पर नहीं रखा तो क्या होगा कि पानी का वेस्ट होगा, पानी तो बाहर निकलेगा मगर पानी दूसरी साइड जाके करेगा क्या अगर इस तरीके से हमने फ्लेक्सिबल वॉल को रख दी तो ये एडवांटेज यहां पर लेने के लिए कि पानी उसी डायरेक्शन में जाए जहां पर पानी को हम डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो उस डायरेक्शन में फ्लेक्सिबल वॉल आनी चाहिए और उसके अगेंस्ट पे साइड वॉक एजिस पे होस लगाना चाहिए जहां पर दोनों थिक वॉल आएगी। ओके, फिर लिखा है फिगर 1 डिपिक्ट्स अ पोर्शन ऑफ अ गार्डन स्प्रिंकलर होस एम्बोडिंग द इन्वेंशन। फिगर 2 इज अ ट्रांसवर्स सेक्शनल व्यू showing the hose as it appears when delivering a water stream in response to limited water pressure in the hose। अब यहां पर फिगर 1 एंड फिगर 2 ये दोनों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो मैं ये फिगर 1 और फिगर 2 के डिस्क्रिप्शन को ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। एक तो ये चीज क्लियर हो गई, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यानी क्या, फिगर 1 की ये जो लाइन लिखी है उसको मैं फिगर 1 लिखूंगा, ऊपर टाइटल दे दूंगा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, और फिगर 1 ये कहना चाहता है एंड फिगर 2 ये कहना चाहता है। तो ओके, बाकी की ये जो सारी चीजें हैं यहां से लेके फिगर 1 तक यानी यहां तक विड्थ तक, उसको कहां पर हम डालेंगे, इसको कहां पर ले सकते हैं, दिस इन्वेंशन परमिट्स, क्या परमिट कर रहा है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन लिखी है उसको हम कहां पर लिख सकते हैं, उसको हम फील्ड ऑफ इन्वेंशन में ले सकते हैं। मगर फील्ड ऑफ इन्वेंशन तो हमें पता है कि दिस इन्वेंशन रिलेट्स टू व्हाट, उसके बारे में बताना होता है। और जैसे हमने पार्ट 1 में देखा था एब्स्ट्रैक्ट पूरा का पूरा फील्ड ऑफ इन्वेंशन में तो आएगा ही आएगा, बट उसके साथ साथ में ये चीज पर्टिकुलरली क्या कर रही है, ऐसा करके हम ये पूरा पैराग्राफ फील्ड ऑफ इन्वेंशन में लिख सकते हैं। तो ये आगे का पैराग्राफ फील्ड ऑफ इन्वेंशन में आएगा, पीछे का जो फिगर का डिस्क्रिप्शन है वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आएगा। बस यही चीज आपको रिपीट करनी है पैटर्न 2 एग्जामिनेशन में। इसलिए तो मैं कहता हूं कि पैटर्न 2 एग्जामिनेशन यानी पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन का पेपर 2 होता है ना वो बहुत ही इजी है। आपको शायद कुछ डाउट्स रहे होंगे ना, ये जब ये कमेंट यानी ये वीडियो देख रहे हैं तब प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स का आंसर देने की कोशिश करूंगा। आपको अगर वीडियो सही में आपको कुछ यूजफुल लगा है, आपको ऐसा लगा है कि यार सही में ये जो बंदा बोल रहा है वो इजी कर देता है पेपर को, तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसको शेयर करना मत भूलिएगा ताकि और मेरी रीच बढ़ सके। और जितनी मेरी रीच बढ़ेगी उतना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जितना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना ही मैं अच्छा एफर्ट लगाऊंगा आपको सोल्व करने के लिए और नए नए वीडियोस लेके आऊंगा। तब तक के लिए ये पार्ट 2 का एंड है। पार्ट 3 में हम देखेंगे तीसरी स्लाइड में क्या लिखा है और उसका मीनिंग क्या होता है। चलिए स्प्रिंकलर गार्डन होस पार्ट 3 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।